नमो नमः। छात्रों, संधि प्रकरण चल रहा है। संधि प्रकरण में भी अच संधि का प्रकरण चल रहा है। हमने यण संधि इको यणचि सूत्र के द्वारा यण संधि का अध्ययन किया। एचो यावा यावह सूत्र के द्वारा अयादि संधि का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो हमारा छात्रों अध्ययन का विषय है वो है गुण संधि। गुण संधि में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुण संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती, गुण किसे कहते हैं। जो सबसे पहले आते हैं गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, वो है आज का जो सूत्र है पहला, वो है अदिंग गुण। आज का जो पहला सूत्र वो क्या है? अदिंग गुण। ये गुण संज्ञा का विधान करता है। किन किन की गुण संज्ञा करता है? एक बार मेरे साथ सूत्र की अनुवृत्ति करेंगे। अदिंग गुण। अदिंग गुण क्या कहता है? अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत से यहाँ अभिप्राय है केवल रस्व आकार का बोधक। ये जो तय आया है जिसकी बात अगले सूत्र में बताई गई है, इसका क्या कारण है। यहाँ केवल आकार का ग्रहण करते हैं। और एंग जो प्रत्याहार बनता है उसमें दो वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? जो हमारा जो माहेश्वर सूत्र है एओंग, वो सूत्र में जो बनता है ए और ओ, दो वर्ण आते हैं। एंग प्रत्याहार में छात्रों कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। ए ओ, ये तीन गुण संज्ञा के वो होते हैं। अब कौन कौन से, अब इसका अभिप्राय क्या है? ए और ओ को गुण कहते हैं। ए को एंग प्रत्याहार से अभिप्राय ए और ओ से है। ए को और ओ को एंग प्रत्याहार के वर्ण में आपको लिख के बता देता हूं। ए ओ और ए, ये तीन अत से अभिप्राय केवल आकार से है। इन तीनों को गुण कहते हैं। ये सूत्र का अभिप्राय केवल इतना है, आकार को एंग प्रत्याहार से अभिप्राय ए और ओ से है, इनको गुण कहते हैं। ये सूत्र गुण संज्ञा का विधान करता है। अब देखिए जो ये तकार आया, ये हमारे मन में शंका उत्पादित करता है कि गुरुजी ये तकार किस लिए है। इसके लिए एक अलग से सूत्र बनाया। सूत्र का नाम है, अगला जो सूत्र है वो है तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य सूत्र को दोबारा एक बार अनुवृत्ति करेंगे मेरे साथ। तपरस तत्कालस्य क्या कहते हैं? देखिए स्पष्टीकरण के लिए इसकी वृत्ति देखेंगे हम। तह परो यस्मात् सच तात्परश्चोच्चार्यमाण सम कालस्यैव संज्ञा स्यात्। क्या कहते हैं? देखिए इस सूत्र की वृत्ति की, जिस स्वर के आगे तय लगा रहता है, जिस स्वर के पश्चात या आगे तय लगा रहता है, वह स्वर अपने समान काल वाले का ही बोध कराता है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्वर के आगे, जैसे इस स्वर के आगे तय लगा होता है तो अपने काल वाले, ये रस्वकार है तो इसका रस्व दीर्घ और प्लुत तीन तरह की हमने बात की थी, तो अपने काल वाले मतलब रस्वाकार का ही बोध कराता है। तो अदिंग गुणे में जो एक बात कही गई थी, अत से अभिप्राय यहां रस्व आकार से ही है, यह रस्व ए का ही ग्रहण किया जाएगा। ये सूत्र इतनी बात कहता है। तय परो यस्मात् सच तात्परश्चोच्चार्यमाण सम कालस्यैव संज्ञा स्यात्। ये केवल इतनी बात कहता है कि कोई भी स्वर के बाद में तय लगा हुआ हो तो वह अपस्वर अपने समान काल वाले का ही बोध कराता है। जैसे यदि यहां आत लगा हुआ होता तो यहां आकार का ग्रहण किया जाता। समझ गए ना? यदि यहां अत लिखा है तो इसी आकार का ग्रहण किया जाएगा। आत होता तो आकार का ग्रहण किया जाता। तो ये जो दो सूत्र हैं ये गुण संज्ञा करता है, और ये जो इसको स्पष्टीकरण के लिए सूत्र की माध्यम से इन्होंने समझाया। अब जो हम अगला सूत्र पढ़ने जा रहे हैं छात्रों, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। गुण संधि का आना अत्यंत ही आवश्यक है। गुण संधि से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और संधि का, अच संधि का प्रमुख भाग भी गुण संधि है। जिस प्रकार से यण संधि, अयादि संधि, उसी प्रकार से गुण संधि है। तो गुण संधि के लिए देखते हैं सूत्र आता है हमारे समक्ष। देखिए इस गुण संधि का सूत्र आता है आद गुण। ये पूछे कोई तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो कई छात्र लिख देते हैं आद गुण। ये ना होकर के गुण संज्ञा का विधान तो होता है अदिंग गुण से, और गुण संज्ञा होती किससे है? आद गुण। सूत्र क्या है? आद गुण। क्या कहता है ये सूत्र? अवर्णा दची परे पूर्व परियोर एको
गुण आदेश स्यात्। क्या कहता है? अवर्णादचि परे पूर्व परयो रेको गुण आदेश स्यात्। ये कह रहा है किसी भी अवर्ण, अवर्ण से अभिप्राय आ से भी है और ए से भी है, कोई भी अवर्ण के बाद में अच हो, अच से अभिप्राय स्वर से है, तो पूर्व और पर को मिला करके गुण एकादेश हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है। स्थितियों में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे उदाहरणों के माध्यम से। उदाहरण इन्होंने हमें लघु सिद्धांत में दिए उपेंद्र और गंगोदकम। कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? उपेंद्र और गंगोदकम। चूंकि उदाहरण तो गुण संधि के बहुत सारे सिद्ध किए जा सकते हैं, चूंकि लघु सिद्धांत के जो उदाहरण है वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनको तो निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। और आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में जहां भी आपको इस तरह के उदाहरण देखने को मिले वहां आप संधि को छांटने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप संधि की ओर श्लिष्टता और सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इन्होंने उदाहरण दिया उपेंद्र और गंगोदकम। अब मैं आपको स्फोरक पत्र के माध्यम से समझाऊंगा कि गुण किस किस का होता है। देखिए इन्होंने जो बात कही वो 4 स्थितियां गुण की हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां उपस्थित होती हैं? देखिए ए से अभिप्राय आ भी मान सकते हैं, आ से अभिप्राय ए भी मान सकते हैं। ए 4 स्थितियों में दे रखा है। ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई हो तो ए गुण होता है, मतलब ए और ई को गुण क्या होता है? ए होता है। ए और ई को गुण क्या होता है? मिलकर के ए प्लस ई मिलकर के ए होता है। ये ए प्लस बड़ी भी हो सकती है, आ प्लस छोटी भी हो सकती है। समझ गए ना? दीर्घ ई और रस्व ई की यहां पर बात की गई है। छोटी बड़ी हमारी यहाँ की लोकल भाषा है, स्थानीय भाषा का प्रयोग है, कहीं अन्यथा इसको नाम है। और इसी प्रकार ए या आ के बाद में ऊ हो या दीर्घ उकार हो, दीर्घ उकार हो तो गुण क्या होता है? ए और ऊ को गुण मिला करके, ए प्लस ऊ को मिला करके गुण क्या होता है? ओ होता है। और ए प्लस रिकार को मिला करके गुण, चाहे वो दीर्घ रिकार हो चाहे रस्व रिकार हो, तो उनको क्या होता है? अर होता है। गुण क्या होता है? अर। ये अगर में रे और ले की जो लगे हुए हैं इनकी बात के लिए विशेष सूत्र है, उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। ए या आ के बाद में ली लगा हो तो उनको गुण क्या होता है? गुणादेश क्या होता है? अल होता है। अब ये चारों स्थितियों को आप अच्छे से दिमाग में स्थापित कर लीजिए, इनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि और बहुत सारे भी उदाहरण आपके सामने गुण संधि के हमारे को देखने को मिलते हैं, लेकिन जो 4 स्थितियां ये हैं इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। ए या, फिर मैं एक बार बता देता हूं, ए या आ के बाद में ई या दीर्घ इकार हो तो गुण ए होता है। ए या आ के ए से अभिप्राय आ से है के बाद में गुण ऊ रस्व या दीर्घ हो तो गुण एकादेश ओ होता है। ए या आ के बाद में री या री दीर्घ रिकार होता है तो अर होता है। ए या आ के बाद में ली हो तो गुण एकादेश अल होता है। तो छात्रों ये तो हमने जाना कि गुण की ये 4 स्थितियां हैं जो बनती है प्राय। अब आगे का जो सूत्र है अब मैं आपको बताता हूं, ये सिद्धियां भी आपको अभी स्फोरक पत्र के माध्यम से मैं समझाऊंगा। अब जो अगला सूत्र आता है छात्रों उसको देखिए। अगला जो सूत्र आता है वो सूत्र है छात्रों उपदेशे अजनुनासिक इत। क्या है छात्रों? एक उपदेशे अजनुनासिक, आकार का यहाँ पर उच्चारण नहीं होगा क्योंकि अवग्रह के रूप में, उपदेशे जनुनासिक इत। क्या है सूत्र छात्रों? उपदेशे जनुनासिक इत, अवग्रह के रूप में आकार है। तो ये क्या कह रहे हैं? इसकी वृत्ति को देखिए। उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञ स्यात् प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीया लण सूत्र स्थावरणेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा। एक बार फिर इसको देखिए क्या कहते हैं। उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञः स्यात् प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीया लण सूत्र स्थावरणेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयो संज्ञा। क्या कह रहे हैं छात्रों? इस सूत्र के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। उपदेश अवस्था में उपदेश अवस्था की हम बात हलंत्यम में भी कर चुके थे। इसी सूत्र की अनुवृत्ति हलंत्यम में आती थी। उपदेश किसको कहते हैं? उपदेश आद्योच्चारणम, पतंजलि, कात्यायन और भगवान पाणिनि के द्वारा जो वचन कहे गए हैं उनको हम उपदेश के रूप में जानते हैं। तो इन्होंने ये जो कही उपदेश अवस्था में जो स्वर अनुनासिक है, जो अच अनुनासिक है वे इत होते हैं। उपदेश अवस्था में जो स्वर अनुनासिक है उनकी इत संज्ञा कौन से सूत्र के द्वारा होती है? उपदेशे अनुनासिक इत सूत्र के द्वारा उनकी इत संज्ञा करता है। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीया। अब कौन अनुनासिक है, कौन अनुनासिक है, कौन नहीं है, इनका पता कैसे लगाएंगे? तो ये पाणिनि की जो प्रतिज्ञा है, जो ये नियम है, इसके द्वारा कहते हैं कि कौन से स्वर अनुनासिक है। इसका
भगवान पाणिनि ने यथा स्थान पर उनका संकेत किया है, चिन्ह के द्वारा संकेत किया है। कौन से अनुनासिक हैं? अब अगली जो बात आती है वो ये है, लण सूत्र स्थावरणेन सहोच्चार्यमाणे रेफो रलयो संज्ञा। ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रे प्रत्यार में रे और ल दो वर्ण होते हैं। रे प्रत्यार की बात छात्रों बड़ा जटिल विषय है व्याकरण का, आप इसको सामान्य रूप से समझिए। रे जो प्रत्यार है उसमें दो वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? रकार और लकार, दो वर्ण होते हैं। अब रे प्रत्यार बनता कैसे है? हयवरट का जो रे है उसके लेख सूत्र, हयवरट के रे से लेकर के सूत्र में रे, और लण सूत्र में जो लकार में अकार स्थित है उससे लेकर के रे प्लस ए मिलकर के रे बनता है। हयवरट के रे का रकार और लण सूत्र का लकार मिलकर के रे प्रत्यार का निर्माण करता है। रे प्लस ए मिलकर के ए बनता है। अतः रे कहने से रकार का और लकार का दोनों का बोध हमें हो जाता है। रे कहने से रकार का और लकार का रे प्लस अ हलंत मिलकर के हमें रकार का बोध हो जाता है, और रे और ले दोनों का ग्रहण कर लिया जाता है। समझे? रकार और लकार दोनों का ग्रहण हो जाता है। तो ये कह रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक होते हैं, उपदेश अवस्था में जो अच स्वर अनुनासिक होते हैं उनकी इत संज्ञा का विधान इस सूत्र के द्वारा होता है, और अनुनासिक का यथास्थान भगवान पाणिनि ने संकेत किया है। अगले सूत्र की ओर चलते हैं हम। अगला जो सूत्र है वो है उरण रपरः। ये क्या कहता है? रा इति त्रिंशत सूत्र क्या है? ये रपरत्व का विधान करता है। ये सूत्र क्या करता है? रपरत्व का विधान। रा इति त्रिंशत संज्ञेत्युक्तम तत्स्थाने यो अण स रपरः सन्नेव प्रवर्तते। कृष्णर्दी और तवलकार, ये दो रूपों की सिद्धि होती है। ये क्या कहता है? रि इति त्रिंशत संज्ञेत्युक्तम। रिकार की कितनी संज्ञाएं होती है? 30। ये हम संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं। रिकार की 30 संज्ञाएं। रिकार की 30 संज्ञाएं कैसे होती हैं? क्योंकि रिकार के 12 भेद होते हैं और रिकार के 18 भेद होते हैं। हमने एक सूत्र, एक वार्तिक पढ़ा था, रीलरी वर्णयो मिथ सावर्णम वाच्यम। रिकार की और रिकार की रीलरी वर्णयो मिथ सावर्णम वाच्यम वार्तिक पढ़ा था। इसके द्वारा दोनों की सवर्ण संज्ञा का विधान किया जाता है, जहां रिकार की और लिकार की दोनों का एक रूप में सवर्ण संज्ञा हो जाने के कारण 12 और 18 भेद रिकार के और लिकार के 12 भेदों को जोड़ देते हैं। रीति त्रिंशत संज्ञेत्युक्तम, ये हम पहले ही अध्ययन संज्ञा प्रकरण में कर चुके हैं। तत्स्थाने यो अण स रपरः। अब अगली जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि री के स्थान में जो अण से अभिप्राय ए ई उ होता है, उसके बाद में र लग जाता है। अतः इन आदेशों के रूप अर, इर, उर होता है। मतलब ये कह रहे हैं अण प्रत्यार में जो 3 वर्ण होते हैं ए ई उ, तो इनका जो रपरत्व होने के बाद र लग जाता है और इनको बोलते हैं अर, इर, उर होता है। पहले बताया गया था कि री के 30 प्रकार का होता है। किस प्रकार से होता है मैंने आपको बता दिया। री और ली एक दूसरे के बोधक हैं, ये बात भी आपके समझ में आ गई। अतः लृकार को गुण तो क्या होगा? अल होगा। लृकार को गुण क्या होगा? अल। लृकार को गुण क्या होगा? छात्रों एक बात इसको समझ लीजिए, इसको मैं बोर्ड पे समझाता देता हूं आपको। ये लृकार है, इसको देखिए, दोबारा देखिए। लृकार को तो गुण होगा अल। समझने की स्थिति देख लीजिए। लृकार को गुण क्या होगा? अल। यहां पर ए के साथ ले लग जाता है। और उसी प्रकार जो ये बता रहे हैं अगली स्थिति, ये और रिकार को गुण क्या होगा? रिकार को गुण क्या होगा? इसको गुण क्या होगा? अर गुण हो जाता है। इसकी गुण होने के बाद क्या स्थिति बन जाती है? रिकार को तो गुण होने के बाद अल हो जाता है और रिकार को गुण होने के बाद अर हो जाता है। ये लकार और रकार की जो बात आई, ये स्थिति को स्पष्ट करता है उरण रपर। कई छात्रों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, लकार और रकार ये कहां से आ गए? तो ये जो स्थिति स्पष्ट करता है उरण रपर सूत्र के द्वारा की जाती है। अब छात्रों में इनकी जो स्थितियां बनती हैं वो आपको सोरक पत्र के माध्यम से स्पष्ट करता हूं। देखिए, दो पहले के हमने जो सूत्र पढ़े थे,
जो दो गुण का सामान्य नियम के जो द्योतक थे। अच्छा, इनका जो विशिष्ट और जो और उदाहरण है मैं आपको और भी बता दूंगा। देखिए, हम उपेंद्र की सिद्धि यहां पर देखेंगे। उप प्लस इंद्र क्या बनता है? उप प्लस इंद्र। तो ए उप का पकार का आकार निकाल लिया, ए और ई मिलकर के गुण क्या होगा मैंने बताया था, ए हो जाता है गुण। तो उपेंद्र की सिद्धि हो जाती है। उप के पकार का ए निकाला, इधर से ई लिया, ए और ई मिलकर के गुण क्या हो जाता है? उपेंद्र। इसी प्रकार गंगा प्लस उद्गम, आ गंगा का आकार लिया, उद्गम का उ लिया, आ और उ मिलकर के क्या हो जाता है? गुण, गुणादेश ओ। तो सिद्धि हमारे समक्ष सिद्ध हो जाती है गंगोदगम। ये जो सिद्धि है इसमें और भी सूत्र लगते हैं, लेकिन मैंने यहाँ जो परिवर्तन का और जो महत्वपूर्ण सूत्र जो जिसके उदाहरण है उसके माध्यम से इसको सिद्ध किया। इसी प्रकार जो उर्ण रपर के जो दो रूप थे हमारे सामने, उनकी सिद्धि भी आप देखिएगा। कृष्ण प्लस रिद्धि, ए कृष्ण का आकार लिया और रिकार का लिया, तो गुण मैंने बताया था ए और ई की गुण क्या होती है? अर। कृष्णर्धि, तव वकार का ए लिया, तवल प्लस रिकार है, वकार का ए लिया, रिकार का लिया, तो ये ए और री मिलकर के क्या हो जाता है? ल, तवलकार। इन चारों रूपों को आप समझ लीजिए। गुण संधि के जो सिद्धांत, लघु सिद्धांत में जो उदाहरण दिए हैं वो है। और भी मैं आपको बहुत सारे उदाहरण आपको प्रेषित कर दूंगा ग्रुप पर संदेश के माध्यम से, लेकिन इनका आप सतत अभ्यास रखिए। और दूसरी बात मैंने जो आपको कल बताई थी कि प्रत्याहारों का सतत अभ्यास आप रखिए। बिना प्रत्याहार के इनके अध्ययन करने में बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई छात्र मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा। मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा छात्र प्रश्न पूछें, जिससे उनका यह विषय पूरी तरह से मस्तिष्क पटल पर स्थापित हो जाए। तो छात्रों, आज हमने गुण संज्ञा की चर्चा की यहाँ पर। कल का जो विषय हमारा रहेगा वो कुछ अलग विषय रहेगा। पूर्वत्र सिद्धम, लोपा, शाकल्य से इत्यादि सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकरण को लेकर के किसी के मन में भी कोई समस्या आ रही हो, एक तो वीडियो को बार बार देखें, नहीं फिर भी समझ आ रहा तो सूचना प्रेषित करके पूछ सकते हैं। तो चूंकि संधि प्रकरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो छात्रों, तब तक के लिए नमस्कार। कल का जो हमारा नया प्रकरण है हम कल शुरू करेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।